हेलो दोस्तों, आइए आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व का दूसरा पाल मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी। तो यह भाग 4 और 51 के का में 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। यह स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया था और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और एक मूल कर्तव्य और इसमें जोड़ा गया, वह 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। इस तरीके से हमारे संविधान में कुल मिला के 11 मूल कर्तव्य हैं और इसको हमने सोवियत संघ रूस से लिया था और रूस से जापान और भारत ने लिया है। तो पॉइंटों को हम देखते हैं। तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों को यह 1976 में से संविधान में मिला, इससे पहले नहीं लागू था। स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में इसे लागू किया गया। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य एवं दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं। और 86वां संविधान संशोधन 31 मार्च 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक और मूल कर्तव्य को जोड़कर 11 मूल कर्तव्यों को कर दिया। 86वें संविधान संशोधन जो आयोग गठित हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे एम वेंकटाचलैया 2002 में इनका गठन हुआ था और 2002 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। इसमें क्या था कि सुप्रीम एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ में ये गए थे न्यायालय, तो न्यायालय ने सीधे कहा कि यह मूल कर्तव्य आदमी के ऊपर डिपेंड करता, आप इसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं जो हमारे मूल कर्तव्य 11 मिले हैं। तो इसमें पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसका कहने का मतलब ये है कि जो संविधान के नियम बनाए गए हैं, उनके आदर्श बनाए गए हैं, आप राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान आदर्श एवं संस्थाओं का आप आदर करें, जिससे कि वो आगे बढ़ सके या राष्ट्र का गौरव आगे बढ़ सके। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में सजा कर रखें और उनका पालन करें। जैसे हमारे आंदोलन में गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, तो उनके जो मार्मिक स्थल उनका आदर करें और उनको आदर पूर्वक सम्मान दें। उसके बाद आता है कि तीसरा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करो और उसे अक्षुण्ण रखें। तो भारत की एकता, अखंडता और रक्षा की बात का सीधा अर्थ ये है कि आप इसके खिलाफ कोई गलत काम ना करें। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको आप भारत के किसी थाने में कानूनी तरीके से आप उसको बता दें, उसके बाद वो अपने आप देख लेगी। तो हम देख रहे हैं कि पहला है कि संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं संविधान का आदर करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में सजा कर रखें और उनका पालन करें। और तीसरा है कि राष्ट्र की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें। हम चौथा देख रहे हैं कि देश की रक्षा करें एवं महान यह आवाहन करें किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अर्थात जब देश को जरूरत होगा आपातकाल के समय, तो आपको किसी जगह काम कराया जा सकता है, आपके इच्छा ना रहने पर भी काम कराया सकता है। आप 19 के तहत मजदूरी नहीं मांग सकते हैं। और पांचवा है भारत के सभी लोगों को से समरसता, भातृ की भावना का विकास करें और जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। जैसे अभी केरल राज्य में पहले प्रथा थी, पुरानी प्रथा थी कि जो स्त्रियों के स्तन बड़े हो जाते थे उस पे भी उन पे टैक्स लगता था। और अब भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन पे स्त्रियों को जाने पर प्रतिबंध है। उसके बाद हम देखते हैं छठवा, हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। तो हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है और
उनके गौरवशाली परंपरा, जैसे हमारी संस्कृति हिंदू धर्म संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति है, या जो हमारे मठ मंदिर या चर्च गिरजाघर हैं, उनके प्रति हम सम्मान रखें और उनका प्रचार प्रसार करें और उनके प्रति हम अच्छा आदर रखें। तो हम देखते हैं उन्हीं बिंदुओं को। चौथा है, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों से समता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथा से त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और छठवां है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का सम्मान का महत्व समझे एवं उनका परीक्षण करें। तो सातवां पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा रखें और उस पे विशेष ध्यान रखें, जैसे वन, झील, पर्यावरण, वन्य जीव अभ्यारण्य या चिड़ियाघर है, उसके लिए आप स्वेच्छा से उसके विकास के बारे में सोचें और उसको संरक्षित रखें। और आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवता का ज्ञानार्जन या सुरक्षा की भावना का अपने अंदर विकास करें। एवं नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक सुरक्षा में आजकल चाहे ट्रेन हो या कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, तो हम लोग इतना ज़्यादा कर्तव्य निभाते हैं कि वहाँ ज़रूर हम लोग कूड़ा फेंकेंगे या टॉयलेट करेंगे, या ट्रेन या कहीं जगह यात्रा करने पे लिखा है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हमारे अंदर ज़्यादा भातृत्व भावना आता है। उसके बाद संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। तो जैसे सार्वजनिक संपत्ति हम उसको सुरक्षित रखें, उसको तोड़े वगैरह ना, और जब कहीं हिंसा हो तो हम उससे दूरी बनाकर रखें। तो देखते हैं कि सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण को उसके अंतर्गत, जैसे झील हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ, उसकी रक्षा करें एवं उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। और आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता तथा ज्ञानार्जन या सुविधा की भावना का विकास रखें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर। तो 10वां मूल कर्तव्य हम देखते हैं, तो व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। अर्थात आप व्यक्ति या सामूहिक गतिविधियां जो हो रही हैं या व्यक्तियों द्वारा या कंपनियों द्वारा, ऐसा उसमें आप विकास के बारे में सोचें कि आप लगातार वृद्धि करें। आपके वृद्धि होने से राष्ट्र का वृद्धि ज़्यादा और तेजी से होगा। जैसे आप इस समय विकसित राष्ट्रों को देख रहे हैं तो वो सब ज़्यादातर शिक्षा पे ध्यान दे रही हैं, जिससे शिक्षित लोग जब होंगे तो उनके और तेजी से विकास होता रहेगा। और इसमें आता है 11वां मूल कर्तव्य, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। इस समिति के अध्यक्ष जो थे एम वेंकैया जलैया थे। तो इस समिति का गठन 22 फरवरी 2000 को गठित हुआ था। इसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता, अभिभावक, गार्जियन या संरक्षक, इनको अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब इसे 21 के काम में डाल दिया गया है, जो मौलिक अधिकार हो गया है। और हम देखते हैं कि 10वां है, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे कि राष्ट्र के निरंतर हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 31 मार्च 2002 को 11वां आयोग अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम वेंकैया जलैया 2002 में इस आयोग का गठन हुआ और इसने 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे पास कर दिया। तो 11वां जो मूल अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता, अभिभावक या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व में दोनों में समानताएं क्या है और अंतर क्या है। तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है नीति निर्देशक का तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग
4 और यह आयरलैंड से लिया गया। इसकी प्रवृत्ति जो है ये पॉजिटिव है। और मौलिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 36 में है और यह अमेरिका से लिया गया। इसकी प्रवृत्ति निगेटिव है। और दूसरा बिंदु देखते हैं मौलिक अधिकार से कि ये बात योग्य है, न्यायालय द्वारा इसे लागू करा सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व क्या है कि गैर वाद योग्य है या न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। जैसे हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम तरीके से लूप लुभावने ऑफर देती हैं और उसके बाद में लागू नहीं करती हैं, तो आप इस पे न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार से कानूनी रूप से मान्य है। और नीति निर्देशक तत्व में है यह नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है, मतलब पार्टियां जब लागू करेंगी तभी ही मान्य होगा। और मौलिक अधिकार में है विधान बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसमें है कि जब तक लागू नहीं करेगा सरकार तब तक विधान की आवश्यकता जरूरी है। और उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, नीति निर्देशक तंत्र में व्यक्ति कल्याण को प्रोत्साहित करता है। और मौलिक अधिकार कहता है कि सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। और मौलिक अधिकार का अगला पॉइंट देखते हैं कि यह नागरिकों को स्वतः प्राप्त है। और नीति निर्देशक तत्व में सरकार द्वारा लागू करने पर ही प्राप्त है। जैसे भत्ता वगैरह जो मिलता है, जब सरकार के पास पैसा रहेगा तब बेरोजगारी भत्ता या पेंशन देगा, अन्यथा नहीं देगा, आप कुछ कर नहीं सकते उस पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तंत्र समानता क्या है। यह भाग 3 अमेरिका से लिया गया। इसकी प्रवृत्ति निगेटिव है या कानूनी रूप से है। अनुच्छेद 12 से 35 है। ये भाग 4 है। अनुच्छेद 36 से 51 है। इसकी प्रवृत्ति पॉजिटिव, इसकी निगेटिव है। यह बात योग्य है या आप न्यायालय द्वारा इसको लागू करवा सकते हैं। यह बात योग्य नहीं से न्यायालय द्वारा आप कुछ नहीं करवा सकते हैं। कानूनी रूप से यह मान्य है या नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। और इसीलिए इसे नीति निर्देशक तत्व को चुनावी एजेंडा कहा गया है। कहें तो गलत नहीं होगा। व्यक्ति कल्याण को प्रोत्साहित करता है और ये सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। नागरिकों को स्वतः प्राप्त है और यह सरकार के लागू करने पर ही प्राप्त होगा। उसके अलावा हम एक क्वेश्चन आया है अभी IAS में 2015 में कि कहा उसमें था कि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है नीति निर्देशक तत्व। और 51 के में खंड 6 में एक चीज जोड़ा गया है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि देश की शिक्षण संस्थानों को सप्ताह में 1 घंटे के लिए पर्यावरण की शिक्षा दी जाए। यह बिहार PCS में पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि हफ्ते में 1 घंटे के लिए बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दिया जाए। अपने कर्तव्यों का पालन आप स्वतः करेंगे तो देश का विकास स्वतः हो जाएगा। इस तरीके से ये पार्ट हमारा खत्म होता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।